सिलसिला हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। शाबाश। पहला सवाल आपसे पूछ रहा कि सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है, मास्टर का क्या योगदान होता है, क्या दायित्व होता है। तो चलिए फटाफट उत्तर बताइए, उत्तर लिखते चलेंगे, हम सभी समझते चलेंगे। सामुदायिक सहभागिता में अध्यापक का योगदान पूछ रहा है। एक कोई कमेंट कर रहा है सर आपका बोर्ड बड़ा अट्रैक्टिव है, तो हम हूँ अट्रैक्टिव है, हमारो तारीफ कर दे एकदम। विद्यालय और समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करे, पहला कार्य हम कर रहे हैं कि अध्यापक क्या करे। तो यहाँ पर नोट करते चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अध्यापक क्या करे, तो पहला काम अध्यापक को ये करना है, अध्यापक का दायित्व है, अध्यापक का दायित्व है कि वह विद्यालय तथा समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करे। समन्वय का मतलब जानते हैं क्या, समन्वय स्थापित करे, तालमेल स्थापित करे। ऐसा ना हो कि स्कूल अलग राह पलाप रहा हो और कम्युनिटी अलग राह पलाप रही हो, दोनों के बीच का आपसी तालमेल बेहतर हो। अभिभावकों को विद्यालयी गतिविधियों से जोड़े, दूसरा लिख लो यहाँ पर, अभिभावकों को विद्यालयी गतिविधियों से जोड़े, अभिभावकों को विद्यालयी गतिविधियों से जोड़े, विद्यालयी गतिविधियों से जोड़े। कितना सरल है देखो, गतिविधियों से जोड़े। मास्टर करता है ये काम कि नहीं करता है, ये बताओ हमें। मास्टर काम करता है कि अभिभावकों को वह स्कूल की गतिविधियों से जोड़ने का काम करता है ना। हाँ। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए क्या करे भाई, 30 शब्द में पूछ रहा है तो मैं पॉइंट में लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए उसे क्या करना होगा, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए उसे क्या करना होगा भाई, समुदाय की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करे। समुदाय की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करे, भागीदारिता को सुनिश्चित करे। बहुत तो बता दिया हमने। आपसे 30 शब्द में पूछा था, अतिलघुत्तरी पूछा था, और हमने इसको लेकर के तमाम बातें आपको बता दी हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को याद भी हो गया होगा और ये 30 शब्द आपको कंठस्थ हो जाएगा। क्या कह रहा है, अध्यापक का दायित्व है कि वह विद्यालय और समुदाय के बीच का आपसी समन्वय स्थापित करे तथा अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों से जोड़े और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करे। बस 30 शब्द हो जाएगा। सर 7 नंबर वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, 7 नंबर वाला क्या है वो, इतना पीछे लौटाई बा। चलो अब देखा था, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ब्लूप्रिंट क्या है, तो प्रश्न पत्र का खाका। ब्लूप्रिंट क्या है बच्चा, प्रश्न पत्र निर्माण का खाका या कच्चा चिट्ठा, खाका या कच्चा चिट्ठा, इसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। जो हमारे अपने शब्दों में हमने आपको बताया कि प्रश्न पत्र निर्माण का, हाँ, मैथ की क्लास लगा के शैक्षिक मूल्यांकन चला रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है बात गाइज आप लोगों की, क्या कह रहे हो। नितिन भाई कह रहा कि गुरुदेव जी आप इसी तरह से लिख करके पढ़ाया करो ताकि आपका भी हाथ दर्द करे, 2 घंटा पढ़ाया करो, नहीं शैलेश सर से शिकायत करेंगे। अच्छा, मिल जाता तो हम तुम्हारे कन्हवा पे 2 घंटा तक बैठ जाए कसम से। हाँ 2 घंटा में तो फिर तुम्हें तैयारी समझ में आई जाए। प्रश्न पत्र निर्माण का खाका या कच्चा चिट्ठा तैयार करना, यही ब्लूप्रिंट होता है। इसमें विषय वस्तु, उद्देश्य और कठिनाई स्तर और प्रश्नों की संख्या का निर्धारण होता है। क्या क्या निर्धारण होता है इसमें, क्या क्या निर्धारण होता है इसमें, उद्देश्य का निर्धारण होता है इसमें, उद्देश्य कामा कर देना, उद्देश्य, विषय वस्तु कठिनाई स्तर, विषय वस्तु कठिनाई स्तर, प्रश्नों की संख्या तथा प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या तथा प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। समझ गए बात को कि नहीं मास्टर लोगों। समय भी निर्धारित होता है, समय का भी निर्धारण किया जाता है कि कितने प्रश्नों का जवाब कितने नंबर तक मिलेगा। ब्लूप्रिंट समझ में आ गया कि नहीं, एक बार दोबारा से पढ़ लो, ब्लूप्रिंट कसम से याद हो जाएगा, विद्या कसम याद हो जाएगा। चलो दोबारा से क्या कह रहा है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण का खाका या कच्चा चिट्ठा क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट कहलाता है, ब्लूप्रिंट कहलाता है। आगे कह रहा है कि इसमें क्या काम किया जाता है, तो इसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, कठिनाई स्तर, प्रश्नों की संख्या तथा प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। पहले एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया जाता है, फिर उसी के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। आगे चलो गजनियों, आपको भी गजनी नाम दे ही रहा हूं। 18 नंबर में क्रियात्मक शोध की एक परिभाषा पूछ रहा है, तो चलो एक परिभाषा लिख दो क्रियात्मक शोध का। अब चाहो तो आप परिभाषा में किसी के अनुसार भी लिख सकते हो परिभाषा, या अपने अनुसार भी परिभाषा लिख सकते हो, क्योंकि ये किसी के अनुसार कह नहीं रहा है। नंबर 2 गुरुजी 6 को मिलूंगा, 7-8 तारीख को आए। ये भाई बड़ी हिम्मत कर रहा है बंदा, ये तैयार भी है कंधे पर बैठाने के लिए, ये कंधे पर बैठाने के लिए तैयार भी है मुझे।
वेट वेट बढ़ा ले भाई, मेरा तो 90 किलो है। क्रियात्मक शोध की एक परिभाषा पूछ रहा है, तो कोई परिभाषा आप लोग बता दो फटाफट, एक परिभाषा आप लोग बता दो तेजी से। क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा बताओ मास्टर लोगों, जल्दी से, लिख नहीं रहे हो। आओ मैं लिख देता हूं अपने हिसाब से। क्रियात्मक शोध वह शोध है, क्रियात्मक शोध वह शोध है, क्रियात्मक शोध वह शोध है, क्रियात्मक शोध या अनुसंधान वह शोध है जिसमें जिसमें अध्यापक जिसमें प्रधानाचार्य अध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की व शिक्षण की तात्कालिक समस्याओं का विद्यालय की व शिक्षण की विद्यालय की व शिक्षण की समस्याओं का शिक्षण की समस्याओं का तात्कालिक समाधान किया जाता है, तात्कालिक समाधान किया जाता है, तात्कालिक समाधान किया जाता है। हम कह रहे हैं हम किसी की परिभाषा नहीं याद रखे हैं, हम अपनी परिभाषा याद रखे हैं और यही परिभाषा हम लिख लेते हैं, यही परिभाषा हम लिख देते हैं। हाँ, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि समस्या की एक साथ जांच करना और समाधान करना होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक जवाब है आप सभी लोगों का, बहुत अच्छे। गुरुजी किसी के अकॉर्डिंग तो हमें याद नहीं है, अपने अकॉर्डिंग याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। जब प्रश्न है ना कि परिभाषा लिखिए, अगर आप अपने अनुसार भी परिभाषा लिख देते हैं जिसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं, सवाल देखते हैं हम सभी लोग। अगला आता है क्या, परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस के विषय में पूछ रहा है। व्हाट इज हाइपोथेसिस, परिकल्पना किसे कहेंगे। तो परिकल्पना के बारे में सवाल पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एक अस्थायी अनुमान या कथन। परिकल्पना क्या है बच्चा, तो परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान, परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान, परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान या कथन है, एक अस्थायी अनुमान या कथन है। भाई कोई भी समस्या जब हमारे सामने आ जाती है, समाधान के लिए हम अनेक विचार अपने दिमाग में लाते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। संभावित समाधान की दिशा, आप कह सकते हैं परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान या कथन है जिससे जिससे समस्या का संभावित समाधान जिससे समस्या का संभावित समाधान प्राप्त होता है, समस्या का संभावित समाधान प्राप्त होता है। तो आप सिंपल सी कह सकते हैं कि एक तरीके से संभावित या प्रस्तावित कल्पना कह सकते हैं, समाधान की प्रस्तावित कल्पना कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, यह किसी समस्या के समाधान की संभावित कल्पना है, संभावित या प्रस्तावित कल्पना है, संभावित या प्रस्तावित कल्पना है जिसके आधार पर व्यक्ति समाधान की ओर अग्रसर होता है, व्यक्ति समाधान की ओर, जिसके आधार पर व्यक्ति समाधान की ओर अग्रसर होता है, यानी आगे बढ़ता है, समाधान की ओर अग्रसर होता है। लिख लो मास्टरों, ऐसे लिखते चलो, मेरे साथ साथ सरल से सरल बात लिखते चलोगे। ज्यादा कठिन हो गया क्या, कठिन नहीं होगा, सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अस्थायी अनुमान या कथन है जिससे समस्या का संभावित समाधान प्राप्त होता है, या किसी समस्या के समाधान की संभावित या प्रस्तावित कल्पना है जिसके आधार पर व्यक्ति समाधान की ओर अग्रसर होता है। हाँ, कल्पना के साथ परि को जोड़ दो, परिकल्पना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात करते हो यार, आप लोग अच्छे हो, टैलेंटेड हो। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्रियात्मक शोध के अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर पूछ रहा क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या है, और 30 शब्दों में लिखना है, 30 ही शब्दों में लिखना है क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। इसका मतलब सबसे पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, शिक्षण संबंधी व्यवहारिक समस्याओं का निदान करना। पहली बात है शिक्षण संबंधी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। पहला उद्देश्य हो गया कि नहीं हो गया। दूसरे उद्देश्य में हम लिख देंगे क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये बताओ, उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य समझ में आया कि नहीं। और तीसरी बात कर देते हैं, तो शिक्षण में नवाचार को प्रेरित करना, शिक्षण में नवाचार को
नवाचार को प्रेरित करना, शिक्षण में नवाचार को प्रेरित करना। हम लिखें ना तो कॉपी भर देंगे। शिक्षण में नवाचार को प्रेरित करना। चलो, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को बेहतर बनाना। एक और लिख लो भाई, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को प्रेरित करना। एक 5वां पॉइंट लिख देते हैं, बहुत लिखेंगे, जाने दो। 30 ही शब्द में तो लिखना है भाई, और 30 ही शब्द में लिखना है तो ये ऐसे ही लिख डालो, एकदम व्यवहारिक हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ आप कलम चलाओगे तो आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। और आप सभी को यह बात भली भांति पता है कि डीएलएड में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लपेट झपेट के बतिया वही पूछी जाती है, हर बार घुमा फिरा करके वही कहा जाता है, वही पूछा जाता है ना, घुमा फिरा के वही बात पूछी जाती है। तो इसका टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार क्रियात्मक शोध का उद्देश्य पूछ लिया तो अगली बार भी पूछ लेगा, विशेषताएं पूछ लेगा अगली बार, लपेट झपेट की बातें वही रहती हैं उलट पुलट करके। आइए आगे बढ़ चलते हैं। आगे पूछ रहा कि उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए। उत्तम परीक्षण के 2 गुण पूछ रहा है।